हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। ओके बच्चों, तो सेमेस्टर 2 की फ़िज़िक्स जैसे कि हम कर रहे हैं, तो अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वेव्स इन ए फिज़िकल मीडिया या वेव मोशन का टॉपिक। ये जो टॉपिक है ये GNDU के स्टूडेंट्स के लिए जो वाइब्रेशन एंड वेव्स का पेपर है उसमें यूनिट नंबर 4 है। और जो पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनका एक पेपर है वेव्स के ऊपर, उसका यूनिट नंबर 1 है। उसी पेपर का यूनिट नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का टॉपिक है, जो कि ऑलरेडी कवर्ड है मेरे चैनल पे। आप प्लेलिस्ट चेक करिए, उसमें EM वेव्स का टॉपिक मिलेगा, तो वो आपका यूनिट नंबर 2 है। इसके अलावा जो जितनी भी बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तकरीबन हर किसी यूनिवर्सिटी में ये जो वेव मोशन का टॉपिक है ज़्यादातर सेमेस्टर 2 में पढ़ाया जाता है, कहीं कहीं पर सेमेस्टर 1 में भी है। तो अभी इस टॉपिक में हम क्या स्टडी करेंगे, जो हमारा आज का टॉपिक है इस पूरे वेव मोशन के चैप्टर में, वो है टाइप्स ऑफ वेव्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कितनी तरह की वेव्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। उसके बाद वेव इक्वेशन क्या होती है, किस तरह से उसको ड्राइव करते हैं, ये डेरिवेशन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछी जाएगी। और फिर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, किस तरह की फॉर्म के जो फंक्शंस होते हैं मैथमेटिकल फंक्शन, दे कैन बी द सॉल्यूशंस ऑफ ए वेव इक्वेशन, ये आज के टॉपिक में देखेंगे। और फिर हम उस सॉल्यूशन को ड्राइव भी करेंगे। तो सॉल्यूशन का मतलब है बेसिकली कि जो वेव में अगर हम किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंच जाएं, जैसे मान लो हमारे पास इस तरह से वेव जा रही है लाइक दिस, और हम यहाँ पे कहीं पे पहुँच गए, तो किसी टाइम t पे और ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू किसी पोजीशन x पे वो डिस्प्लेसमेंट कितना है, जैसे ये मेन पोजीशन है तो वो डिस्प्लेसमेंट कितना है y, तो इक्वेशन से हम ये फाइंड करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो सबसे पहले लेट अस राइट वेव मोशन। टॉपिक का नाम, पेपर का नाम है टॉपिक वाइब्रेशन एंड वेव्स। ठीक है जी। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेव्स। तो टाइप्स ऑफ वेव से पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज ए वेव। तो लेट अस राइट फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए वेव। एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाते हैं। साइकिल स्टैंड पे गए हो कभी, बहुत सारे साइकिल्स ऐसे लाइन में लगे होते हैं। अब किसी बंदे ने जो सबसे एंड पे एक साइकिल लगा हुआ है उसको धक्का मारा, तो उसने एक एनर्जी ट्रांसफ़र करी। धक्का मारने से उसने उस साइकिल को कुछ एनर्जी दी। तो वो जो एक साइकिल है सबसे पहले वाला, वो दूसरे के ऊपर गिरा, उसने अपनी एनर्जी नेक्स्ट साइकिल को दे दी। दूसरा साइकिल तीसरे के ऊपर गिरा, तीसरा चौथे के ऊपर गिरा। ये आमतौर पे हो जाता है साइकिल स्टैंड पे। तो कितने सारे साइकिल इकट्ठे जो खड़े थे लाइन में, वो सारे गिर गए। तो एक जगह से हमने एनर्जी दी, वो एनर्जी उस मीडियम के थ्रू, मीडियम क्या है यहाँ पे, साइकिल्स, तो उस मीडियम के थ्रू वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई। तो ये जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है दैट इज़ बेसिकली वेव। अब वो एनर्जी अलग अलग फॉर्म की हो सकती है। जैसे अगर मैं मैकेनिकल वेव की बात करूँ, साइकिल के केस में जो हमारी वेव है, जो एनर्जी है, बेसिकली वो कनेटिक एनर्जी है, जो फर्स्ट बंदे ने फर्स्ट साइकिल को दी और वो कनेटिक एनर्जी आके ट्रांसफ़र होगी और एक ही बार में ट्रांसफ़र होगी, उसके बाद वापस कुछ नहीं आया। तो ये एक एनर्जी है। तो इस तरह की वेव को मैकेनिकल वेव कहते हैं, जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है। एक और एग्जांपल है जिसमें हमारी एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म वाली एनर्जी अगर ट्रांसफ़र हो रही है किसी मीडियम के अंदर या वैक्यूम के अंदर, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रैवल करने के लिए वैसे फिजिकल मीडियम नहीं चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि वो मीडियम में से ट्रैवल नहीं कर सकती, वाटर में से भी लाइट ट्रैवल करती है, कर सकती है। बट एक्चुअली अगर हम बात करें कि लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, तो नहीं चाहिए, बिना मीडियम के भी ट्रैवल कर सकती है। इस तरह की वेव्स को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बेसिकली जो सबसे पहली कैटेगरी है, जो ब्रॉड लेवल पे हम देख सकते हैं, वो ये है। तो वेव की डेफिनेशन लिखनी ज़रूरी है, तो लिख देते हैं। सो इट इज़ ए काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस which travels through a medium due to the
due to the vibrations of medium particles. So I am talking about mechanical wave because I am talking about कि भाई यहाँ पर हमारे पास मीडियम है, मीडियम के पार्टिकल्स हैं, उनका मोशन है. सो दिस इज़ ए मैकेनिकल वेव. और जैसे कि हमारे इस यूनिट का नाम है, हम इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं पढ़ रहे, हम वेव मोशन या वेव्स इन ए फिजिकल मीडिया पढ़ रहे हैं. तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको डेफिनेशन दी है. अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें तो उनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए. इट इज़ द बेसिकली ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रैवल थ्रू स्पेस ड्यू टू द ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स. वो हम नेक्स्ट यूनिट में जाके देखेंगे. अब वेव्स के टाइप्स के बारे में बात करेंगे. सो लेट अस टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ वेव्स. तो ध्यान से समझना कैटेगरीज कौन कौन सी है हमारे पास. तो सबसे पहले हमारे पास दो तरह की कैटेगरी बन जाएंगी. मैकेनिकल वेव्स इज द फर्स्ट कैटेगरी. सेकंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. फर्स्ट कैटेगरी वो होती है जिस तरह की वेव को ट्रैवल करने के लिए हमेशा मीडियम चाहिए. सो विच ट्रैवल्स through a medium, physical medium. For example, you can say air. एयर नहीं होगी तो ये वेव ट्रैवल नहीं करेगी. जैसे जो हमारी साउंड वेव है, साउंड वेव इज़ ए मैकेनिकल वेव, बिना एयर के ट्रैवल नहीं कर सकती. स्पेस के अंदर जहाँ वैक्यूम है वहाँ साउंड आप नहीं सुन सकते. सो एयर इज़ ए मीडियम. इस तरह का कोई भी मीडियम, ग्लास, वाटर, एनी सॉलिड मेटल, ये सब डिफरेंट काइंड ऑफ मीडिया हैं. तो जो वेव्स इस तरह के मीडिया में से ट्रैवल करती हैं, एक और है जैसे शॉक वेव. ये जब मान लो अर्थक्वेक आ गया तो जो हमारी बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, जितना भी कंक्रीट है, इट एक्ट्स लाइक मीडियम. तो वो जो वेव है वो इतने लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती है. अगर ये मीडियम नहीं होगा तो ट्रैवल नहीं कर सकती. तो ये जितनी भी वेव्स हैं इन सबको ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए. ये समझ के चलना मैकेनिकल वेव्स ये होती हैं. और इस चैप्टर में हम वही स्टडी करेंगे. एक और इसकी एग्जांपल है जो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे, मैं अलग से कर लिखता हूँ. वेव ऑन ए स्ट्रिंग. ठीक है, ये भी इसकी एग्जांपल है. साउंड वेव, मैं आप वेव्स की एग्जांपल दे रहा हूँ. साउंड वेव्स, ठीक है. शॉक वेव्स. तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेव्स हैं. दूसरी होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती हैं which do not require any medium to travel और टू प्रोपेगेट द एनर्जी. वैसे वेव ट्रैवल करने का मतलब होता है एनर्जी की ट्रांसपोर्टेशन. तो इसमें अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ही होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एनर्जी स्टोर होती है. तो वो जो एनर्जी है उसको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता. मैक्सवेल ने प्रूव किया था, मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कि भाई जो सन है वहाँ से अर्थ तक लाइट आती है तो वो बिना किसी मीडियम के आती है. उससे पहले माना जाता था कि ईथर नाम का कोई मीडियम एग्जिस्ट करता है, हाइपोथेटिकल मीडियम. तो फिर ईथर की नॉन एग्जिस्टेंस प्रूफ हो गई थी, जो आप स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के यूनिट में पढ़ते भी हो. ठीक है, तो इनको मीडियम नहीं चाहिए. अब इसकी एग्जांपल्स हैं बहुत सारी. सबसे पहली एग्जांपल तो लाइट ही है. तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. लाइट के डिफरेंट कलर्स हैं, रेड, वायलेट, ब्लू, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं. इसके अलावा आपने पूरा स्पेक्ट्रम पढ़ा हुआ है +2 क्लास में. तो जिसमें एक्सरेज हैं, इंफ्रारेड रेज हैं, अल्ट्रा वायलेट लाइट है, यूवी रेज बोलते हैं जिनको. तो यूवी तो आजकल आरओ सिस्टम में भी यूज़ होता है, फिल्टर्स में, वाटर फिल्टर्स में. इसके अलावा आपके पास गामा रेज हैं, गामा रेज रेडियो एक्टिव रेज हैं. ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं. ठीक है, और भी हैं माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स. तो ये सब आपने स्टडी करी हुई हैं. ये सब किस कैटेगरी में आती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैटेगरी में ये वेव्स आती हैं. तो ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम रिक्वायर्ड. हमारे सिलेबस में, इस यूनिट के सिलेबस में सिर्फ मैकेनिकल वेव्स हैं जो फिज़िकल मीडियम में से ट्रैवल करेंगी. अब मैकेनिकल वेव्स की फर्दर क्या कैटेगरीज हैं, लेट अस सी. जो ये होती हैं ना मैकेनिकल वेव्स विच नीड ए मीडियम टू ट्रैवल, वो फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करी जा सकती हैं. उसमें से फर्स्ट कैटेगरी है ट्रांसवर्स वेव्स. दूसरी कैटेगरी है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स.
अब ये जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं वो क्या होती हैं, ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। देखो, जब भी हम वेव की बात करते हैं तो वेव के केस में एक वो डायरेक्शन होती है जिस डायरेक्शन में एनर्जी हमारी ट्रांसपोर्ट हो रही है, इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन वो डायरेक्शन है जिधर हमारी वेव की एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। जैसे मैंने साइकिल्स वाली एग्जांपल दी थी, ये बहुत सारे साइकिल्स ऐसे खड़े हैं, यहाँ से धक्का मारा गया और सारे साइकिल ऐसे नीचे गिर गए, तो ये वो डायरेक्शन है जिधर हमारी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के अगर परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस होंगी, मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनकी वाइब्रेशंस अगर इस डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर होंगी तो वो ट्रांसवर्स वेव बनेगी। अब वो परपेंडिकुलर ऐसे भी हो सकता है, वो परपेंडिकुलर स्क्रीन से बाहर और अंदर भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, या किसी भी एंगल पे हो सकता है, डजेंट मैटर। बट द मेन थिंग इज़ कि जो वाइब्रेशंस हैं दे आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये जो मैं ब्लू एरोस लगा रहा हूँ ना, ये इस ग्रीन एरो के परपेंडिकुलर ही बना रहा हूँ। तो अगर इस वेव को आप ध्यान से देखोगे तो ये वेव जो है आपको इस तरह की नज़र आएगी, ऐसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पार्टिकल्स का ऊपर नीचे ऐसे, बट एनर्जी आप देखो, मैं वेव को राइट हैंड साइड पे लेके जा रहा हूँ, पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट या ऊपर हैं या नीचे हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ये है हमारी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, बट वाइब्रेशंस आर परपेंडिकुलर। सो इस तरह की जो वेव होती है उसको ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। ट्रांसवर्स वेव्स की एग्जांपल्स करते हैं कुछ। हम वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग। ये दोनों तरीके से बना सकते हैं, ट्रांसवर्स भी बना सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल भी बना सकते हैं, बट अभी के लिए वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग इस तरह से लूप्स बनती हैं, ऐसे वो लूप्स भी बनती हैं जब, तो उसको स्टेशनरी वेव बोलते हैं, वो नेक्स्ट कैटेगरी में अभी आपको बताता हूँ। तो ये जो वेव्स हैं, वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग, दे आर ट्रांसवर्स, क्योंकि अगर एनर्जी हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है और उस स्ट्रिंग के जो पार्टिकल्स हैं, धागा बेसिकली, उसके यहाँ पार्टिकल हैं, जैसे ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, वो ऊपर नीचे जा रहे हैं। इस तरह की वेव को जनरेट कैसे करते हैं? मान लो आपके पास एक बहुत लंबा थ्रेड है या कोई रस्सी है, एक साइड से मैंने इसको बांध दिया और यहाँ पर एक बंदा खड़ा होकर ऐसे ऊपर नीचे इसको, तो इस तरह से, तो ये ऐसे एनर्जी जाएगी आगे, ऐसे जाएगी जाएगी आगे भागेगी, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम इस तरह से मोशन देंगे, एक साइड से रस्सी को बांध दिया और एक साइड से ऐसे मोशन देंगे, तो वो जो मैं एनर्जी दे रहा हूँ मीडियम के पार्टिकल्स को, धागे के पार्टिकल्स को, ऊपर जा रहे हैं सारे, फिर नीचे आ रहे हैं, फिर ऊपर जा, पीरियोडिक एनर्जी दे रहा हूँ ना, तो मैं वेव जनरेट कर रहा हूँ। तो ये ट्रांसवर्स वेव है, जब हमारी वाइब्रेशंस, जो भी सोर्स है एनर्जी का, वो वेव की प्रोपेगेशन के, वेव इधर जा रही है उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट करे, ऐसे, दैट इज़ ए ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में उल्टा होता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। मान लो यही हमारी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, बट इस केस में मैंने क्या करा, मैंने जो वाइब्रेशंस दी वो मैं इस डायरेक्शन के अलॉन्ग ही दे रहा हूँ, ऐसे along the direction of propagation, means if the medium particles are vibrating along the direction of propagation, that is called longitudinal wave। इसकी एग्जांपल हम स्लिंकी से समझ सकते हैं। स्लिंकी ना, ये ऐसे स्प्रिंग होता है लंबा सा, अब इस स्लिंकी की हेल्प से हम दोनों तरह की वेव जनरेट कर सकते हैं, ट्रांसवर्स भी, लॉन्गिट्यूडनल भी, बट लॉन्गिट्यूडनल में ज़्यादा अच्छे समझ आता है। तो यहाँ से एक बच्चा इस स्लिंकी को ऐसे इस डायरेक्शन में पहले धक्का मार रहा है, फिर इधर मार रहा है, तो इस तरह से एनर्जी दे रहा है, ऐसे, जैसे आप एरो देखिए, इस तरह से एनर्जी दे रहा है। तो ये जो एक बार जब इधर पुश करा तो ये स्लिंकी जो है ना कंप्रेस हो जाएगी ऐसे, फिर उसने पीछे की तरफ खींचा तो एक्सटेंड हो जाएगी। वो बार बार ऐसे कर रहा है तो वो जो एनर्जी दे रहा है, ऐसे एनर्जी आगे ट्रांसफ़र हो रही है। सो इस केस में क्या है कि इसमें जो वाइब्रेशंस हैं, वाइब्रेशंस ऑफ मीडियम पार्टिकल, वो इसी डायरेक्शन में हैं, और जो हमारी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है वो भी यही है, सेम। तो व्हेन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन और वाइब्रेशंस ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स आर इन सेम डायरेक्शन, दैट इज़ कॉल्ड ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव की सबसे बड़ी एग्जांपल साउंड वेव। तो साउंड वेव जो है ना, इट इज़ ए प्रेशर वेव ऑल्सो, इसको प्रेशर वेव की कैटेगरी में डाल सकते हैं। साउंड वेव जो है ये जब जनरेट होती है ना, तो जो एयर के मीडियम के पार्टिकल्स हैं, एयर एक्ट लाइक ए मीडियम, एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे कंप्रेस होते हैं, फिर
ऐसे कंप्रेस होने के बाद एक्सटेंड हो जाते हैं। तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन ऐसे बोलते हैं। तो कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन में क्या होता है, मीडियम पार्टिकल की डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, फिर अपने आप वो पार्टिकल्स वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं। तो इस तरह से अब वेव को ट्रैवल करने के लिए ना मीडियम की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनर्शिया और इलास्टिसिटी। तो इनर्शिया इलास्टिसिटी के बिना वेव ट्रैवल नहीं कर सकती। हम आगे जाके स्पीड ऑफ द वेव के कुछ फॉर्मूले निकालेंगे। तो हम हर जगह पे इलास्टिसिटी और इनर्शिया, ये दो प्रॉपर्टीज़ मीडियम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी हम बाद में चर्चा करते हैं। तो अभी दो तरह की वेव्स होगी, दोनों की डेफिनेशंस आपको ना अच्छे से पता होनी चाहिए। और वाइवा का क्वेश्चन भी है, जो बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं ना, वो जब आपका प्रैक्टिकल का वाइवा देते हैं फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के, वो अपना प्रैक्टिकल देते हैं फिजिक्स का, वहाँ पर ये जनरल से क्वेश्चन है कि ये ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, उनमें डिफरेंस बताओ, एग्जाम्पल बताओ। तो ये ध्यान से समझ लेना। तो नाउ लेट अस राइट डेफिनेशंस ऑफ दीज टू काइंड्स ऑफ वेव्स। So if the medium particles vibrate in the direction perpendicular to what? Direction of propagation of the wave. This is called transverse wave. Example, इस तरह से वेव बना के दिखा देंगे और इधर बता देंगे वाइब्रेशंस हैं और ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। एग्जाम्पल में ना लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, वैसे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बट इट इज़ ए ट्रांसवर्स वेव। अगर नेचुरल एग्जाम्पल देनी है ना, तो नेचुरल एग्जाम्पल में हमारे पास लाइट आता है। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जितनी भी मैंने पीछे लिखवाई है वो सारी आप यहाँ पे लिख सकते हो। दूसरा हमारे पास है लॉन्गिट्यूडिनल, नाम से पता है लॉन्गिट्यूडिनल, अलोंग द लेंथ वेव्स। तो इसके अंदर इफ द मटेरियल पार्टिकल्स या पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट, अब परपेंडिकुलर नहीं लिखना, अब वो वाइब्रेट कर रहे हैं along the direction of propagation, of waves, then they are called longitudinal waves, LW longitudinal waves। एग्जाम्पल के तौर पे इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल साउंड, ठीक है। अब ये एक कैटेगरी होगी, ये होगी वेव की जो हमारी मीडियम के पार्टिकल्स हैं उनकी डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशंस के अकॉर्डिंग ये दो कैटेगरीज बनती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट दो इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज हैं वो दोनों ही केस में होंगी, ट्रांसवर्स के केस में भी होगी और लॉन्गिट्यूडनल केस में भी होगी। वो होती हैं प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स को स्टैंडिंग वेव्स भी बोलते हैं। तो ये जो प्रोग्रेसिव वेव है वो ये है जो ट्रैवल करती ही जाए। जैसे मान लो लाइट है, लाइट ओरिजिनेट हो रही है सन पे और अर्थ तक आ रही है, वापस नहीं जा रही ना। ऐसे तो नहीं है कि कहीं पे रिफ्लेक्ट, कहीं पे जाके टकराई और फिर वापस आ गई। कई बार टकराती वापस भी आती है, जगह मिरर के अगर आप लाइट मारोगे तो जाएगी टकरा के वापस आ जाएगी। बट जनरली लाइट एक प्रोग्रेसिव वेव है। जैसे मैंने आपको साइकिल वाली एग्जाम्पल दी, एक बार आपने साइकिल को पुश किया, वो सारे साइकिल एक बार गिर गए, बस वापस नहीं आया कुछ भी वहाँ से। तो ये होती है प्रोग्रेसिव वेव्स, जिसमें एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती रहे और फिर ख़त्म होनी है तो हो जाए। ख़त्म होने का मतलब है कि एनर्जी अटेनुएट हो गई, अब्जॉर्ब हो गई ड्यू टू सम रेजिस्टेंस ऑफ द मीडियम, ठीक है, वो हो सकता है। बट एनर्जी कहीं से टकरा के बाउंस बैक नहीं करी, तो ये होती है प्रोग्रेसिव वेव। हम इस पूरे यूनिट के पहले पार्ट में प्रोग्रेसिव वेव्स को ही स्टडी करेंगे। बेसिकली हम देखेंगे कि अगर हम एक धागा ऐसे है हमारे पास, एक साइड से हम उसको ऑसिलेशन दे रहे हैं, एक रस्सी है बड़ी सी, उसको हम ऐसे जोर जोर से हिला रहा हूँ मैं, तो वो एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रही है और उधर जाके ख़त्म हो रही है, वापस नहीं आ रही। तो वो एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है वो हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वो जो वेव होती है प्रोग्रेसिव वेव है, तो सबसे पहला पार्ट यही रहेगा। दूसरी होती है स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव होती है अगर मान लो आपने उस रस्सी को दूसरी साइड से कहीं पे बांध दिया, दीवार पे ऐसे बांध दिया और इधर से मैंने पकड़ा हुआ है, यहाँ से एनर्जी दे रहा हूँ मैं, एनर्जी जाएगी
टकरा के वापस आएगी। अब दो वेव्स आपस में ऐड हो जाएंगी वहाँ पे, एक है इंसिडेंट वेव और एक है रिफ्लेक्टेड वेव। दोनों जब आपस में ऐड हो जाएंगी तो जो वेव उस बाउंड्री के अंदर बनेगी उसको बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग इसलिए क्योंकि उसकी जो रीजन ऑफ वाइब्रेशन है वो फिक्स्ड है, जहाँ से हम एनर्जी दे रहे हैं जा रही है वेव, टकरा के फिर वहीं तक वापस आ रही है, इसके अलावा वो किसी और रीजन में नहीं जा रही। तो अगर इस तरह से वेव को दो साइड से बांध दो, बाउंड्रीज को डिफाइन कर दो, तो वो बन जाती है स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव की एग्जांपल्स आपने +1 में पढ़ी हुई हैं, जैसे वेव्स ऑन ओपन इन द ओपन ऑर्गन पाइप, वेव इन द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, इवन ये स्ट्रिंग वाली स्टेशनरी वेव्स भी आपने +1 में करी हैं। कई सिलेबस में, कई यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में ये जो स्टेशनरी वेव्स हैं बीएससी में भी करवाई जाती हैं। वो मैं करवाऊंगा इस यूनिट के आगे जाके, स्टेशनरी वेव्स को भी स्टडी करेंगे। बट अभी के लिए हम करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रेसिव वेव को स्टडी, जिसमें साउंड वेव आएगा। साउंड वेव प्रोग्रेसिव वेव है, जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, तो जब तक ये टकरा के कहीं से वापस नहीं आ रही, एनर्जी सिर्फ जा रही है, आपके कानों तक जा रही है और आप उसको सेंस कर रहे हो, तो ये जो एनर्जी है साउंड वेव की एनर्जी, ये एक प्रोग्रेसिव वेव है। और इसके साथ साथ साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव भी है, तो हम साउंड वेव को स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए ये डेफिनेशंस लिखने के बाद नेक्स्ट हमें करना है प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है और स्टैंडिंग वेव क्या होती है। लेट अस राइट। हाँ जी बच्चों, तो नाउ व्हाट इज़ प्रोग्रेसिव वेव, जैसे मैंने आपको बताया, लेट अस राइट। अगर हम एक इस तरह से थ्रेड ले लें, यहाँ से हम एनर्जी ट्रांसफ़र करें, तो वो एनर्जी ऐसे ऊपर जाएगी और इस तरह से फिर मैं जब इसको नीचे लेके आऊँगा तो इस तरह से एनर्जी आगे ट्रैवल कर रही है। अब इसकी एक बाउंड्री तो हमने फिक्स कर रखी है, यहाँ पर इस साइड से हमने धागे को फिक्स करा है, यहाँ पे बेसिकली हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन इधर से ओपन बाउंड्री है। ये मैं थ्रेड की एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ। तो अगर ओपन बाउंड्री है तो ये एनर्जी इस तरह से जाती रहेगी आगे ना, मतलब वापस कुछ नहीं आएगा। तो इस तरह की वेव को प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। सो इफ़ द एनर्जी कैरिड बाय medium particles goes on traveling, then it's a progressive wave। एग्जाम्पल्स मैंने आपको पहले ही बता दिए, ये डेफिनेशन वैसे पूछी नहीं ज़्यादा जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास दूसरी है स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव, ये हमारे सिलेबस में भी है, स्टेशनरी वेव्स और स्टैंडिंग वेव्स। सो इफ द एनर्जी कैरिड बाय वेव is confined to a region of space, तो इट इज़ कॉल्ड स्टैंडिंग वेव। एग्जांपल के तौर पे अगर एक थ्रेड है, इधर से हमने ऑसिलेशंस दी, टकराया, टकराने के बाद ऐसे वापस, तो यहाँ पर ना इस तरह का बनता है, इस तरह के नोड्स और एंटी नोड्स बनते हैं फाइनली। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। ये धागे के ऊपर इस तरह से बनती हैं, यहाँ हम ट्यूनिंग फोक लगा देते होते हैं ऐसे, वो ट्यूनिंग फोक जो है वो वाइब्रेट करता है, इस डायरेक्शन में करेगा ऐसे, और वेव भी इधर जा रही है तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव बनाएगा। अगर ट्यूनिंग फोक ऐसे वाइब्रेट करेगा परपेंडिकुलर, तो ट्रांसवर्स वेव बनाएगा। तो इस तरह की जो वेव्स हैं, इनकी एनर्जी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कन्फाइंड ही रहती है। दोनों एंड जो होते हैं थ्रेड के, वो ओपन, उसमें से कोई भी नहीं होता, दोनों ही फिक्स्ड होते हैं। तो इस तरह की वेव को स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। ये ऑर्गन पाइप के अंदर भी बनाते हैं हम ऐसे, ये आपने +1 में करी हुई हैं, पक्का ये डायग्राम आपने देखा होगा। इसके अंदर भी नोड्स एंटी नोड्स बनती हैं, तो ये हम स्टडी करेंगे इस बार भी। तो ये जो वेव्स हैं ये स्टैंडिंग वेव्स हैं, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन करेंगे विच इज़ स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल वेव। देखो वेव्स को ना एक और कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, 1D, 2D, 3D। ये है बेसिकली कि एनर्जी कितनी डायरेक्शंस में ट्रांसपोर्ट हो रही है। तो अगर एनर्जी सिर्फ सिंगल डायरेक्शन के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रही है, ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लो हमारे पास साइकिल्स हैं या एक थ्रेड है, उसको मैंने इस तरह से एनर्जी देनी शुरू करी और वो एनर्जी सिंगल डायरेक्शन के अंदर जा रही है, तो उसको बोलते हैं 1D वेव।
2D वेव किसी सरफेस के ऊपर बनेगी। एग्जांपल के लिए अगर मेरे पास इस बीकर के अंदर ऐसे पानी है, वाटर है, और यहाँ पर मैंने एक पेबल फेंका तो यहाँ पर ऐसे रिपल जनरेट होते हैं उस सरफेस के ऊपर, तो वो जो एनर्जी वाटर सरफेस के ऊपर ट्रैवल करती है उसको 2D वेव बोल सकते हैं। 3D वेव में हमारी लाइट आ जाएगी। अगर मान लो आपने स्पेस के अंदर कहीं पर एक बल्ब ऑन करा, उस बल्ब में से जब लाइट निकलेगी तो वो लाइट सारी डायरेक्शंस में जाएगी, ऐसे वेव फ्रंट्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है। आपने +2 में पढ़ा हुआ है, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स होते हैं, वो हमारी 3D वेव होती है। ठीक है, साउंड वेव भी 3D होती है। अब जैसे मैं यहाँ पे बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ तो जो मेरी साउंड है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में थोड़ी जा रही है, चारों तरफ तो एयर है, तो वो जो साउंड है उसकी इंटेंसिटी एक डायरेक्शन में ज़्यादा हो सकती है, बट ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रही है। तो जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो चारों तरफ वाइब्रेट करते हैं। अगर कोई मेरे पीछे भी खड़ा उसको भी मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो वो जो एनर्जी है साउंड वेव्स की एनर्जी, वो स्फीयर की फॉर्म में, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है। तो इस तरह की वेव को बोला जाता है स्फेरिकल वेव। ठीक है, तो 3D के केस में, मैं 3D के केस में जा रहा हूँ, दो और कैटेगरीज हैं जो आपके सिलेबस में भी हैं, PU के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादातर इंपॉर्टेंट हैं। वो होती हैं स्फेरिकल वेव्स एंड सिलेंड्रिकल वेव्स 3D के अंदर। ठीक है, तो स्फेरिकल वेव्स का ये डायग्राम है। इसके अंदर एक सॉलिड लाइन बनाएंगे, एक डॉटेड लाइन ऐसे बनाएंगे, फिर सॉलिड बनाएंगे, फिर डॉटेड। तो सॉलिड वाली को क्रेस्ट बोल दो, डॉटेड वाली को ट्रफ बोल दो। तो ये हमारी स्फेरिकल वेव है। तो स्फेरिकल वेव के लिए जो हमारा सोर्स ऑफ वेव होता है ना, सोर्स ऑफ वेव, वो पॉइंट सोर्स होता है, छोटा सा पॉइंट सोर्स, ताकि उसमें से जो वेव जनरेट हो रही हैं वो सारी डायरेक्शंस में 3D के अंदर स्फीयर के फॉर्म में वेव फ्रंट जनरेट करे और सारी डायरेक्शन में ट्रैवल करे। सिलेंड्रिकल वेव में जो हमारा सोर्स ऑफ वेव होता है वो लीनियर होता है, ट्यूबलाइट जैसा लीनियर सोर्स। तो उसके जो वेव फ्रंट्स भी हैं वो हमारे पास सिलेंड्रिकल बनते हैं। तो इस तरह से सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनते हैं। लीनियर सोर्स है, जैसे लाइट का, आप ट्यूबलाइट देखिए आपने, ट्यूबलाइट सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है, लीनियर। तो वहाँ से जो लाइट के वेव फ्रंट्स निकलते हैं वो इस तरह से सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स निकलते हैं। वेव फ्रंट की भी बात करते हैं। तो देखो पॉइंट सोर्स की एग्जांपल समझेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट सोर्स है किसी भी वेव का, लाइट का इमेजिन कर लो। तो वहाँ से बेसिकली पार्टिकल्स हैं, इस तरह से मीडियम के पार्टिकल्स हैं जो सारी डायरेक्शंस में वाइब्रेट कर रहे हैं ऐसे। साउंड का अगर मान लोगे तो साउंड का भी माना जा सकता है, बट ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ कि चारों डायरेक्शंस में ऐसे वेव्स बाहर की तरफ जा रही हैं। सो हम वो पार्टिकल्स उठाएंगे जिनका सेम फेज है, विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। अब इसका क्या मतलब है विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज? देखो जब भी वेव जनरेट होती है, मीडियम के पार्टिकल या तो सारे इकट्ठे ऊपर जा रहे होते हैं या नीचे आ रहे होते हैं। इस तरह से मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं अगर ट्रांसवर्स वेव है। तो जो पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, एग्जांपल के तौर पे जैसे ये हमारे पास एक साइकिल है, ये वेव है हमारी, तो ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल, ये दोनों इकट्ठे ऊपर जाएंगे। ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल दोनों इकट्ठे नीचे आएंगे। सो दोज पार्टिकल विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, सेम फेज का मतलब है या तो वो इकट्ठे ऊपर जा रहे हैं या नीचे आ रहे हैं। सो विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, उन सारे पार्टिकल्स को मिला दो आपस में, उनका एक लोकस बना दो। लोकस होता है पाथ ज्वाइनिंग द पार्टिकल्स। तो उनको मिला के जो सरफेस बनेगा 3D के अंदर। अगर ये तो यहाँ तो मैं ब्लैक बोर्ड पर बना रहा हूँ ना, तो आपको सर्कल सा नज़र आ रहा है, बट ये 3D के अंदर है। सो वो सारे पार्टिकल्स को मिला के जो लोकस बनता है उसको वेव फ्रंट बोलते हैं। तो पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट स्फेरिकल बनेगा और लीनियर सोर्स का वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल बनेगा। सो लेट अस राइट ए स्मॉल डेफिनेशन। व्हाट इज वेव फ्रंट? इट इज लोकस ऑफ ऑल द particles of medium which are vibrating in same phase around a source of wave। अगर डेफिनेशन आ जाए तो ये आपको लिखनी है। और इसके साथ साथ पॉइंट सोर्स, यहाँ पे हमारा पॉइंट सोर्स है, उसका बना स्फेरिकल वेव फ्रंट, और वो जो वेव जनरेट कर रहा है वो स्फेरिकल वेव है। वेव फ्रंट्स ना ट्रैवल करते हैं थ्रू द मीडियम,
और कितनी स्पीड से ट्रैवल करते हैं, जो वेव की स्पीड होती है। अगर लाइट वेव है तो सी स्पीड से ट्रैवल करेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड फ्रॉम वैक्यूम। और अगर हमारी साउंड वेव है तो जो भी साउंड की स्पीड उस मीडियम के अंदर होगी उसी स्पीड से वेव फ्रंट हमारे ट्रैवल करते हैं। तो ये हमारे पास स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल हैं। और इसके बाद लास्ट में हमारे पास जो सिंपलेस्ट केस होता है किसी भी वेव का, अब हमने देखो साउंड वेव को स्टडी करना है, हमने लाइट वेव को भी स्टडी करना है, तो उन वेव्स का हमें बनाना पड़ेगा सिंपलेस्ट मॉडल। तो सिंपलेस्ट मॉडल होता है हमारे पास प्लेन वेव का। अब प्लेन वेव जो है उसके वेव फ्रंट्स भी प्लेन होते हैं। तो प्लेन वेव कैसी होती है, लेट अस ड्रॉ एंड लेट अस अंडरस्टैंड। प्लेन वेव फ्रंट से समझेंगे इसको, ठीक है। अब देखो, अगर यहाँ पर एक पॉइंट सोर्स है और मैं काफ़ी ज़्यादा दूर ऐसे बना रहा हूँ, लेट अस सपोज इन्फिनिटी पे चला गया, इन्फिनिटी पे जाके मैं वहाँ से जो लाइट आ रही है उसको देख रहा हूँ, तो उसके सफ़ियर यहाँ पे छोटा सफ़ियर बनेगा पहला वेव फ्रंट, फिर बड़ा सफ़ियर बनेगा नेक्स्ट वेव फ्रंट। इस तरह से वेव हमारी इस तरह से ट्रैवल करती चली जाती है। जब मैं बहुत ज़्यादा दूर चला जाऊंगा तो छोटे से रीजन के लिए अगर मैं इस सफ़ियर के सरफेस को देखूंगा मुझे प्लेन जैसा नज़र आएगा। तो इसका कहने का मतलब है कि व्हेन द सोर्स ऑफ वेव इज़ फार अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, इन दैट केस द वेव फ्रंट इज़ टेकन एज प्लेन वेव फ्रंट। अब प्लेन वेव फ्रंट की या प्लेन वेव की इक्वेशन को लिखना आसान है, वो मैं आपको अभी आगे जाके जब हम बढ़ेंगे चैप्टर में हम y का फॉर्मूला लिखेंगे। y मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। तो उसमें हम प्लेन वेव्स की हेल्प लेके सिचुएशन को सॉल्व करते हैं। तो प्लेन वेव फ्रंट होता है, थोड़ा सा लिख लेते हैं, द लोकस ऑफ ऑल द मीडियम पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग in same phase when the source is at infinity or very far away। तो इससे रिलेटेड जो वेव होगी दैट इज़ ए प्लेन वेव। तो ये थोड़ी सी वेव की सारी कैटेगरीज के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम इसमें ड्राइव करेंगे वेव इक्वेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्ट डेरिवेशन आएगी। तो ये मैंने आपको वेव्स की सारी कैटेगरीज के बारे में ऑलमोस्ट बता दिया। अब हमें क्या करना है, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं वेव के साथ रिलेटेड जो इस लेक्चर में हम समझेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वेव इक्वेशन ड्राइव करवाऊंगा और उसका सोल्यूशन के बारे में बात करूंगा। तो ये इंट्रोडक्टरी टाइप लेक्चर है, इसको सुनना ज़रूरी है क्योंकि ये आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वेव से रिलेटेड, कितने तरह की वेव्स होती हैं, वाइवा के क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो जाएंगे अगर आप ये लेक्चर अच्छे से सुन लोगे। चलो अब नेक्स्ट शीट पे चलते हैं, लेट अस डू सम डेफिनेशंस। तो सबसे पहले है हमारे पास एम्पलीट्यूड। वेव का एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो इट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ medium particles from mean position। समझेंगे इसको, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारा धागा था, यहाँ से एनर्जी देनी शुरू करी और ऐसे वेव जनरेट हो गई, ऐसे वेव जा रही है, ये मैं एनिमेशन दिखा रहा हूँ आपको, वेव आगे जा रही है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल था, यहाँ पे ये उसकी मीन पोजीशन है, ये सारी लाइन उस पार्टिकल की, उन सारे पार्टिकल्स की मीन पोजीशन है। ये मैक्सिमम कहाँ तक गया, और नीचे की तरफ भी, दोनों तरफ, ऊपर हमारा प्लस ए बनेगा, नीचे हमारा माइनस ए बनेगा। ये एम्पलीट्यूड होता है। देखो पार्टिकल का यहाँ से ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेस हुआ फ्रॉम मीन पोजीशन। तो ये मैंने एक ट्रांसवर्स वेव का डायग्राम बना के आपको समझाया। ये एम्पलीट्यूड होता है। इसके यूनिट्स क्या होंगे, इसके यूनिट्स होंगे, डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूँ ना मैं, तो डिस्टेंस वाले होंगे, मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है अगर हम मैकेनिकल वेव की बात करें। अब अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करूँ तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में ना इस तरह से यहाँ पर पार्टिकल है, यहाँ भी पार्टिकल है, यहाँ भी पार्टिकल है, यहाँ भी पार्टिकल है। मैं सिंपल मॉडल से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब जब आप यहाँ से एनर्जी ऐसे दोगे, ये पार्टिकल अपनी जगह से ऐसे हिलेगा, अगले वाले को टक्कर मारेगा, इसको, ये आगे जाके अगले वाले को, अगले वाले को। बट ये एनर्जी ना हम सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं दे रहे। वो साइकिल वाले एग्जांपल में हमने सिर्फ एक बार एनर्जी दी थी, सिर्फ समझाने के लिए कि एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रही है। बट हम इस पार्टिकल को इधर की तरफ भी खींचेंगे और इधर भी देंगे, मतलब हम एनर्जी ऐसे देते हैं वाइब्रेटरी फॉर्म में।
इस तरह से ऑसिलेशंस की फॉर्म में। तो वो जो एनर्जी है ऐसे आगे ट्रैवल कर रही है। अब इस पार्टिकल को देख लेते हैं। ये पार्टिकल इस पोजीशन से अपनी ओ मीन पोजीशन से इतना आगे इधर गया और इतना पीछे आया, तो इससे ज़्यादा आगे वो नहीं जा सकता ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। इससे आगे नहीं जा सकता क्योंकि बेसिकली रीस्टोरिंग फोर्सेस ही जनरेट होती है मीडियम के अंदर। ये सारे एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, तो उनके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होती है जो वापस लेके आती है उनको, और उससे ज़्यादा दूर भी नहीं जा सकते क्योंकि हमने उनको ब्रेक नहीं करना उनके बॉन्ड्स को। तो ये इस तरह से अपनी मीन पोजीशन से यहाँ तक गया और फिर यहाँ तक आया। तो इस मीन पोजीशन के विद रिस्पेक्ट टू इधर प्लस ए मान लेना है हमने और इधर माइनस ए मान लेना है। इसको एम्पलीट्यूड बोला जाता है। दूसरी डेफिनेशन वो है डिस्प्लेसमेंट। जैसे मैंने ऊपर बोला मैक्सिमम वैल्यू, तो सिंपल अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें वो क्या होगा। अगर मान लो मैं पार्टिकल को यहाँ पे देख लूँ तो ये वाला जो पार्टिकल है ये मैक्सिमम ऊपर नहीं गया, मैक्सिमम तो ये वाला गया है, बट ये भी थोड़ा डिस्प्लेस तो हुआ है ना। तो उसका जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, अगर मैं इस पार्टिकल की बात करूं तो यहाँ से होता होता ऊपर गया है, तो किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे वो पार्टिकल मान लो यहाँ ब्लू मार्क पे था, तो उस ब्लू मार्क पे जो उसका डिस्प्लेसमेंट था यहाँ पे वो y मान लेते हैं, तो इसको y से डिनोट करते हैं। ये बेसिकली इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है, वो मैक्सिमम वैल्यू थी, ये उसी डिस्प्लेसमेंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। सो इट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू of displacement of particle from mean position। ठीक है। अब ये वाला पार्टिकल इतना वाइब्रेट कर सकता है, ये वाला सिर्फ इतना ही, ये इसी रेंज में है, यहाँ पे रहेगा, इससे आगे नहीं जाएगा। ठीक है। ये वाला पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एम्पलीट्यूड आएगा, याद रखना। अब ये वाई है तो इसके यूनिट्स भी जो है ना मीटर में ही आएंगे, मीटर सेंटीमीटर डिपेंडिंग अपॉन एम्पलीट्यूड, लेकिन लेंथ वाले यूनिट्स आएंगे, इस बात का ध्यान रखना। थर्ड हमारे पास डेफिनेशन है इसके बाद, वो है वेवलेंथ। देखो ये ना एक साइकिल होता है वेव का, ये दूसरा साइकिल है वेव का, इसी तरह से वेव आगे बढ़ती रहती है, थर्ड साइकिल। ये जो पॉइंट्स है ना इनके स्पेशल नेम है, इनको क्रेस्ट बोल दिया जाता है, क्रेस्ट। ऊपर की तरफ जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है क्रेस्ट के पॉइंट्स हैं, ये जो नीचे वाले पॉइंट्स हैं उनको ट्रफ बोल दिया जाता है। दो ट्रफ के बीच में डिस्टेंस या दो क्रेस्ट के बीच में डिस्टेंस, ये लैम्डा होता है वेवलेंथ। ऐसे भी बोल सकते हैं, जरूरी नहीं क्रेस्ट और ट्रफ के अकॉर्डिंग ही करेंगे। अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइकिल बना लें ये वाला, तो ये जो एक साइकिल है ये लैम्डा है, लैम्डा इज़ ए वेवलेंथ, इसके यूनिट्स भी मीटर होते हैं, डिस्टेंस ये बेसिकली। ठीक है। तो ये बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट बोल दो, डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ बोल दो, या द डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन वन साइकिल बोल दो, तो वो होता है हमारी वेवलेंथ। तो इसकी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, समझने वाली बात है। आगे चलते हैं। ये ना बेसिक डेफिनेशंस ना आती नहीं होती बच्चों को, भूल जाती हैं ये, तो इसलिए अच्छे से प्रिपेयर करना है इनको। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को कैपिटल टी से डिनोट कर लेते हैं। बेसिकली ये किसी वेव के लिए कांस्टेंट होता है टाइम पीरियड, स्मॉल टी नहीं है कैपिटल टी है। तो इस एक साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, यहाँ से मान लो मैंने एनर्जी दी पार्टिकल को, ये पार्टिकल हमारा ऊपर गया, इस तरह से एनर्जी आगे ट्रांसपोर्ट हो रही है नेक्स्ट 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 पार्टिकल को, और यहाँ तक पहुँचे हम। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम लगा, उसको बोलते हैं वन टाइम पीरियड। सो टाइम टेकन बाय वेव टू कंप्लीट वन साइकिल। वन साइकिल कह सकते हो और वन लैम्डा भी बोल सकते हो, वन वेवलेंथ, थोड़ा टेक्निकली अगर आपको बताना है तो इसके यूनिट्स सेकंड हो सकते हैं। ठीक है, सेकंड्स। अब ये तो हो गया टाइम पीरियड। अब अगर मैं बात करूं कि एक सेकंड में कितने साइकिल वेव के बन जाते हैं या पास हो जाते हैं किसी पॉइंट से, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली, इसके न्यू से डिनोट करेंगे, इट इज़ बेसिकली नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ वेव इन वन सेकेंड, इन वन सेकेंड या पर यूनिट टाइम।
बेसिकली क्या होता है, फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इट डिपेंड्स ऑन सोर्स, कि जो हमारा सोर्स ऑफ वाइब्रेशंस है। यहाँ पर एक मशीन लगी हुई है ट्यूनिंग फॉर्क, इस तरह से ट्यूनिंग फॉर्क, ये ट्यूनिंग फॉर्क ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। अब ये ट्यूनिंग फॉर्क 1 सेकंड में मान लो 50 टाइम्स वाइब्रेट कर जाए, वाइब्रेट्स 50 टाइम्स, तो मतलब कि 50 बार यहाँ पे जो भी पार्टिकल था धागे का ऊपर गया नीचे आया, 50 बार ऐसे ऊपर नीचे चला गया, तो वो एनर्जी आगे ट्रांसफ़र होनी है, वही साइकिल आगे ट्रांसफ़र होना है धागे के अंदर, ठीक है। तो एक साइकिल हमारा जो है वो 1 सेकंड में 50 साइकिल्स इस तरह से बन गए हमारे। तो इस सोर्स की फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। अगर मान लो ये सोर्स हमारा 1 सेकंड में सिर्फ 10 बार वाइब्रेट करेगा तो हमारे 10 साइकिल जनरेट होंगे। अगर 5 बार वाइब्रेट करेगा तो 5 साइकिल जनरेट होंगे। तो 50 टाइम्स वाइब्रेट करने का मतलब है कि जो फ्रिक्वेंसी होगी वो बन जाएगी 50 हर्ट्ज़। 50 हर्ट्ज़, अगर किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है, उसका मतलब है कि जो उस वेव का सोर्स है जहाँ से वो जनरेट हो रही है वो 1 सेकंड में 50 बार वाइब्रेट कर रहा है पूरा, ठीक है। तो 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज़ इसका ऐसा यूनिट है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हर्ट्ज़ इसका ऐसा यूनिट है। सो 50 हर्ट्ज़ का मतलब है 50 साइकिल्स आर देयर इन 1 सेकेंड, ठीक है। ये होती है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं, यूनिट इसका हर्ट्स है। एक ना एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी होती है, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करते हैं तो हम फ्रीक्वेंसी की जगह ओमेगा यूज़ करते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो वो 2 पाई न्यू होता है। ये सिंपली हमें ना यूनिट कन्वर्जन के लिए यूज़ करते हैं। तो 2 पाई यहाँ पे जो है हमारे पास वो एंगल है, तो ये हमारे पास इसके यूनिट्स बन जाएंगे फिर रेडियन पर सेकेंड। और ये जो हर्ट्ज़ होता है इसका मतलब होता है सेकंड इनवर्स, आप इसको सेकंड इनवर्स बोल सकते हो। फ्रीक्वेंसी और इसमें टाइम पीरियड में रिलेशन 1/t होती है। अगर आपने t निकालना है तो आप 1/न्यू कर दो। जैसे अगर मैं पूछूं कि अगर 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है तो उस एक साइकिल का टाइम पीरियड कितना है, तो वो 1/50 होगा। तो ये बेसिक डेफिनेशंस है। अब हमें करना है वेव नंबर, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वेव्स के साथ रिलेटेड। वेव नंबर फ्रीक्वेंसी जैसा ही है बट थोड़ा डिफरेंट है। फ्रीक्वेंसी लिख दिया मैंने, वेव नंबर इसको ना न्यू बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये होता है नंबर ऑफ साइकिल्स, साइकिल्स के स्पेलिंग हमेशा ही गलत हो जाते हैं। साइकिल्स ऑफ ए वेव इन 1 मीटर। तो अगर हम डिस्टेंस के विद रिस्पेक्ट टू देखें, एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। मान लो ये हमारा 1 मीटर डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर है, और मेरी जो वेव है वो ये है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 साइकिल आया, यहाँ तक 2 साइकिल हो गए, यहाँ तक 3 हो गए, यहाँ तक 4 हो गए, यहाँ आगे 5 हो गए। तो ये जो 5 है ये बेसिकली वेव नंबर है, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 मीटर। इसका जो यूनिट होता है ना, इट इज़ 1/λ। देखो लैम्डा यहाँ कितना होगा, अगर मैं 1 मीटर की बात करूँ तो लैम्डा कितना होगा, लैम्डा इतना होगा, वो क्या होगा 1/5 मीटर, ठीक है ना। क्योंकि देखो ना 1 मीटर के अंदर 5 वेव्स आई हैं, तो लैम्डा यहाँ पे 1/5 मीटर होगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1/5 मीटर। तो जब आपने न्यू बार निकालना है वो फॉर्मूला बनेगा 1/λ। देखो अगर मैं 1/1/5 कर दूँ तो आंसर मेरा आएगा 5, और यहाँ गिन के भी मुझे पता चल रहा है कि 5 साइकिल्स हैं। तो वेव नंबर बेसिकली ये होता है, और इसका यूनिट होता है मीटर इनवर्स, ठीक है, मीटर इनवर्स। अब ना जब हम के करेंगे, के इज़ इक्वल टू 2π/λ। के यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके दोबारा से भी आएगा। इसको बोलते हैं प्रोपेगेशन कांस्टेंट, हर वेव के लिए इंपॉर्टेंट है ये, चाहे वो मैकेनिकल वेव हो चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, के इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके यूनिट्स बन जाएंगे फिर रेडियन पर मीटर, क्योंकि 2π ऊपर एंगल है, एंगल के यूनिट्स रेडियन होते हैं, इसके बन जाएंगे रेडियन पर मीटर। सो के प्रोपेगेशन कांस्टेंट वेव नंबर के साथ रिलेटेड है, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं प्रोपेगेशन कांस्टेंट, ऑल्सो इसका नाम भी लिख लेते हैं क्योंकि आगे जाके काम आना है इसने, मैंने लिख दिया ऑलरेडी। चलो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी इससे रिलेटेड, वो है वेव की वेलोसिटी और पार्टिकल की वेलोसिटी। दोनों में डिफरेंस समझना पहले, पार्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, वेव वेलोसिटी क्या होती है, ड्राइव भी करेंगे फॉर्मूले सबके। तो नेक्स्ट शीट पे यहीं पे कर लेते हैं वेव वेलोसिटी। देखो ये मान लो हमारा एक साइकिल है, यहाँ पर मैंने ऐसे जर्क दिया धागे को, एनर्जी ऐसे ट्रांसफ़र होके ऐसे आगे चली गई। जिस स्पीड से ये एनर्जी जा रही है
उसको v से डिनोट करेंगे वेव स्पीड या वेव वेलोसिटी। ठीक है, तो अब इस वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, बड़ा आसान है। देखो वेव वेलोसिटी को समझ भी आ जाएगा फॉर्मूले से। यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेवलेंथ कंप्लीट हुई है, एक साइकिल बोल दो या एक वेवलेंथ बोल दो। यहाँ से लेके यहाँ तक उसको ट्रैवल करने में वेव को टाइम कितना लगा, 1 टाइम पीरियड, वो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। तो अगर आपने वेव वेलोसिटी v या वेव स्पीड v निकालना है तो उसका सिंपल फार्मूला अगर मैं बताऊँ, स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या चलो डिस्प्लेसमेंट लिख दिया मैंने, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कोई बात नहीं है, टाइम पीरियड। ये सिंपल फार्मूला होता है ना स्पीड का या वेलोसिटी का। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक वो जो एनर्जी डिस्प्लेस हुई है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, लैम्डा, और टाइम कितना लगा, कैपिटल टी। तो 1/t को आप न्यू भी पुट कर सकते हो, न्यू लैम्डा। तो वेलोसिटी इज़ न्यू लैम्डा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड ऑफ द वेव इज़ रिलेटेड टू फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव बाय दिस फार्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एक और फार्मूला भी है, ध्यान से समझेंगे। ये जो v इज़ इक्वल टू λ/t हमने लिखा था, अगर मैं यहाँ पे 2π से मल्टीप्लाई और 2π से डिवाइड कर दूँ और थोड़ा सा इसको चेंज करूँ, कैसे देखो ध्यान से, 2π/t मैंने ऐसे लिख दिया और λ/2π मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसको हम 2π/t को ओमेगा लिख सकते हैं। बेसिकली 2π/t जो है वो 2π न्यू बन जाएगा। पहले चलो 2π न्यू लिख लेते हैं इसको, और ये जो λ/2π है उसको मैं नीचे लेके जा रहा हूँ ऐसे। अब जो ऊपर वाला 2π न्यू है अभी मैंने बताया ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, और नीचे वाला जो 2π/λ है मैंने बताया k, प्रोपेगेशन कांस्टेंट। तो वेलोसिटी या स्पीड का एक और फार्मूला भी है ω/k। आगे जाके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा, याद रखना। इसके यूनिट्स मीटर पर सेकंड होते हैं, दोनों जगह यूनिट्स मीटर पर सेकंड होंगे। मीटर पर सेकंड तब आएंगे जब बाकी चीज़ें हमारी ऐसे यूनिट्स में होंगी। तो मीटर पर सेकंड के लिए जो आपका न्यू है वो हर्ट्स में होना चाहिए, जो लैम्डा है वो मीटर में होना चाहिए, और अगर कहीं पे ओमेगा पुट कर रहे हो तो वो रेडियन पर सेकंड में पुट करना है, अगर कहीं पे के पुट कर रहे हो तो वो रेडियन पर मीटर में पुट करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना। दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेडिंग, रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी। अभी मैं वेव वेलोसिटी बता रहा हूँ, सिर्फ पार्टिकल वेलोसिटी बताऊँगा। वेव वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, न्यू और v, इन दोनों की रिलेशन है v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ओके, आगे चलते हैं। अब पार्टिकल वेलोसिटी थोड़ा सा समझ लो, बस आज का लास्ट टॉपिक। फिर नेक्स्ट क्लास में हम वेव इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। कौन सी वेव इक्वेशन, हार्मोनिक वेव्स के लिए। तो हार्मोनिक वेव क्या होती है इसकी भी डिस्कशन करेंगे, सारी वेव्स हार्मोनिक नहीं होती। और उसके बाद हम ड्राइव करेंगे उसका सोल्यूशन, कि इस वेव को सेटिस्फाई करने वाला जो फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शन, उसकी क्या फॉर्म होती है। वहाँ से फिर पार्टिकल वेलोसिटी की डेरिवेशन हो जाएगी, वहीं से पार्टिकल एक्सेलरेशन ड्राइव हो जाएगा जो आपके सिलेबस में है। आगे चलते हैं। तो अभी हम करने वाले हैं लास्ट पार्टिकल वेलोसिटी। ध्यान से समझ लो, बस समझना ही है, इसके बारे में अभी लिखवाना नहीं मैंने। ये वेव का एक साइकिल है, इधर हमारे पास चल रहा है y, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम पार्टिकल। जो पार्टिकल यहाँ पे था वो ऐसे डिस्प्लेस करके ऊपर तक चला गया। मैक्सिमम वैल्यू चलो a है, नीचे की तरफ -a है, बट बाकी जो सारे हैं, जैसे ये पार्टिकल है, ये भी गया ऊपर, ये भी गया, ये भी गया, है ना। तो ये इधर y चल रहा है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसी एक वेव नज़र आ रही है तो x एक्सिस की तरफ क्या चल रहा होगा, वहाँ x चल रहा होगा, पोजीशन। तो yx ग्राफ बनेगा। ये बेसिकली है वो है, अगर आपको ऐसे कोई धागा नज़र आ रहा है, इस तरह से नोड्स बनी हुई हैं, ये तो एक्सपेरिमेंट भी करवाया जाता है बीएससी में। तो अगर आपको कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है तो उस केस में इधर हम x मान लेते हैं, इधर हम y मान लेते हैं। x y का ग्राफ है। अब अगर मैं किसी एक पार्टिकल को पकड़ लूँ, इस पार्टिकल को, सिर्फ ये पार्टिकल, सिर्फ एक ही देखना है। ये पार्टिकल यहाँ पे है, अभी ऐसे नीचे आएगा, मैक्सिमम यहाँ तक, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे। ये तो अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहा है। हाँ, वो अपने पास वाले पार्टिकल के साथ बाउंड है, मीडियम के कारण, थ्रेड के कारण, स्ट्रिंग के कारण बाउंड है, लेकिन ये वाला पार्टिकल वहाँ से एनर्जी लेके ऐसे ऊपर नीचे जा रहा है। ये अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहा है। किसी और पार्टिकल को देख लो, इसको, ये पार्टिकल यहाँ तक आया, फिर जब साइकिल अपना रिवर्स होगा तो मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा। तो ये पार्टिकल तो अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहा है, इसकी अपनी लोकेशन है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी अपनी लोकेशन है x, और वो वहाँ पे वाइब्रेट कर रहा है सिर्फ ऐसे। तो वो जिस स्पीड के साथ वाइब्रेट कर रहा है ऐसे ऊपर नीचे, उस पार्टिकल को p बोल देते हैं, और वो जिस स्पीड से ऐसे वाइब्रेट कर रहा है उस वेलोसिटी को बोला जाएगा vp, पार्टिकल वेलोसिटी, और वो सिंपल हार्मोनिक मोशन से आएगी। अगर हम हार्मोनिक वेव की बात करेंगे, जो कि हमारे सिलेबस में सबसे पहले है हार्मोनिक वेव।
हार्मोनिक वेव वो होती है जिसके पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब है कि हर पार्टिकल के ऊपर फोर्स माइनस के वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, वेयर वाई इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो इस तरह की वेव के लिए पार्टिकल की वेलोसिटी हम यहीं से ड्राइव करेंगे एसएचएम के कॉन्सेप्ट्स लगा के, जो आपने यूनिट नंबर 1 में, वाइब्रेशन की यूनिट नंबर 1 में पढ़े हुए हैं या जिन बच्चों ने लास्ट सेमेस्टर में पढ़े हुए हैं। तो इस तरह की वेव के लिए या किसी भी वेव के लिए जो पार्टिकल की अपनी वेलोसिटी होती है उसको बोला जाता है पार्टिकल वेलोसिटी। पार्टिकल वेलोसिटी डिफरेंट है, वेव वेलोसिटी डिफरेंट है। ये पार्टिकल यहाँ वाइब्रेट कर रहा है ना, तो जब ये ऐसे ऊपर जा रहा था, रेड से बनाता हूँ, जब ये ऐसे ऊपर जा रहा था उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी ऐसे ऊपर की तरफ थी वीपी वेक्टर। जब वो ऐसे नीचे जा रहा था उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ थी वीपी वेक्टर। तो इतने ही रीजन में ऐसे रहेगी पार्टिकल की वेलोसिटी। तो पार्टिकल वेलोसिटी इज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ ए मीडियम कॉन्स्टिट्यूटिंग वेव, जो वेव को बना रहा है। तो वेव के अंदर ना पार्टिकल अपनी अपनी जगह पर ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं। वो दूसरे पार्टिकल के साथ बाउंड है वो भी वाइब्रेट करता रहता है, वो अगले से बाउंड है वो भी वाइब्रेट करता रहता है, और ये वाइब्रेशन ऐसे ट्रांसपोर्ट होती हैं। जिस स्पीड के साथ ये वाइब्रेशंस या एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रही है वो वेव वेलोसिटी, जिस स्पीड के साथ पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं वो पार्टिकल वेलोसिटी। तो चलो बस हमारा आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर है आपका इंटरेस्ट बनाने के लिए। इस पूरे यूनिट के अंदर हम वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग पढ़ेंगे, प्रोग्रेसिव वेव सबसे पहले पढ़ेंगे, वेव इक्वेशन ड्राइव करेंगे, उसके बाद वेव इक्वेशन का सोल्यूशन देखेंगे, पार्टिकल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पार्टिकल एक्सेलरेशन ये करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि अगर वेव एक धागे से दूसरे धागे में ट्रैवल करती है तो वो जो वेव का कुछ पार्ट एनर्जी का रिफ्लेक्ट करता है, कुछ पार्ट ट्रांसमिट करता है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। और फिर अगर हमें एक धागे से दूसरे धागे में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वेव को लेके जाना है तो दोनों का ना एक पैरामीटर होता है इम्पीडेंस। तो वो इम्पीडेंस क्या होती है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, और फिर दो मीडिया की इम्पीडेंस को मैच कैसे करना है, इसको बोलते हैं इम्पीडेंस मैचिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का। तो वो इम्पीडेंस मैच कैसे करनी है सो दैट कि जो एनर्जी का लॉस हो वो मिनिमम हो, वो करेंगे। उसके बाद हम स्टैंडिंग वेव पे जाएंगे। स्टैंडिंग वेव में हम वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग, वेव इन द ऑर्गन पाइप्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम बीट्स वाला सेक्शन भी इसी यूनिट के अंदर करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या हमने करना है। आप लोग जब भी तैयारी अपनी करो या अपना टॉपिक प्रिपेयर करो तो मैं तो कहूँगा सारे लेक्चर देखो, फिर भी उसके बाद आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर चलना चाहते हो सिलेबस सामने रखो, उसके टॉपिक्स की हेडिंग देखो, अपनी बुक देखो, उसके बाद मेरे थंबनेल चेक करो, वहाँ पर सेम टॉपिक आपको मिलेगा। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।